नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ होगी जिसमें हम अभी 20 प्रैक्टिस सेट लगाएँगे और इसके बाद अगर आप और प्रैक्टिस सेट चाहेंगे तो हम उसे भी आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी यूपीएसआई के जो प्रीवियस पेपर्स हो रखे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल के और एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे तो सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस ये एसएससी जीडी ये सब एग्ज़ाम के हम जो पिछले एग्ज़ामों में आ रखे हैं क्वेश्चंस, उन सबको इसमें लेकर के आएँगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम उनके जो अतिरिक्त जानकारी हो सकती है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत-बहुत थैंक यू और नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो लेने के बाद आपको पता चलेगा और इसमें प्रीवियस पेपर हैं और उनसे अतिरिक्त जितनी भी जानकारी हो सकेगी या कुछ ट्रिक हो सकेंगी किसी चीज़ को याद करने की, तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको पहला प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम कम समय में समझने की कोशिश करेंगे और ये 20 क्वेश्चंस हैं, केवल 20 क्वेश्चंस में हम इसमें बात करेंगे और एक क्वेश्चंस लास्ट में आपके लिए मिलेगा। लेकिन इस 20 क्वेश्चंस में हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सोल्व बनाने की कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा ही बनेंगे, 50 से कम नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो है टोटल 20 क्वेश्चन है। अगर आपका जवाब मेरे बताने से पहले आ रहा है तो समझ लेना कि हाँ, आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट है, ठीक है? और नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका ये टॉपिक वीक है, या आपको इस पे काम करना चाहिए। अगर मुझसे पहले आप जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब हाँ, आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो चलिए, अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो जिसके लिए ऑप्शन ए दे रखा है 1930 में, ऑप्शन बी दे रखा है 1942 में, ऑप्शन सी दे रखा है 1947 और ऑप्शन डी दे रखा है 1920। तो आपको मुझसे पहले आंसर देना है। अगर आप मुझसे पहले आंसर दे पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आप अपना इसका जवाब, तो समझ लेना हाँ कि आपका ये टॉपिक अच्छा है, ठीक है? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको देखो ये चीज़ समझनी होगी कि हाँ, ये आपका टॉपिक कमज़ोर है। तो हम इसका प्रश्न का जवाब देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जिसका आंसर है 1942। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आई थिंक आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है? हम अनेक क्वेश्चन में उनसे रिलेटेड भी जानकारियाँ देखेंगे। तो आपने इसका क्वेश्चंस का आंसर देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में। यानी कि इसकी पूरी डेट की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, जिसमें है कि कौन सा गिरह लाल गिरह कहलाता है, ठीक है? अब आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, जिसका ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है बुध, ठीक है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि मंगल। यानी कि तो कौन सा गिरह लाल है, इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है? यानी कि मंगल, यानी लाल गिरह जो कहलाता है वो मंगल गिरह कहलाता है। अब चलिए, इसके बारे में हम जो ट्रिक हो सकती है, आई थिंक आपको मैं सारे गिरह इसी वीडियो में याद कराऊंगा, अभी हैंड टू हैंड अभी आप देखेंगे। तो कौन सा गिरह लाल है, लाल कहलाता है, तो वो है मंगल। अब लाल गिरह क्यों कहलाता है कि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये गिरह लाल गिरह कहलाता है। यानी कि मंगल गिरह की जो सतह है उस पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण ही ये लाल गिरह कहलाता है, ठीक है? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, गिरोह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगर गिरोह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे आकार में घटते क्रम में गिरह। यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से अगर हम देखें, बात करें तो उसमें गिरोह की बात अगर देखें तो उसकी ट्रिक होगी याद करने की, आकार में घटते क्रम में 46 में अब पाएं 523 का टॉक टाइम। ये रिचार्ज की बात है, हालांकि ये मैंने ट्रिक बनाई है आपको याद कराने के लिए। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। यानी कि 46 में अब पाएं, यानी कि 46 में अब पाएं 523 का टॉक टाइम। अब मैं आपको इसे बताता हूँ कि आपको ये ऐड जोड़नी कैसे है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, जो गिरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकते हैं वो इस वीडियो में अगर हम बात करें और इसमें हम देखें, कुछ गिरोह की ट्रिक आपको याद कराई जाएंगी अभी हैंड टू हैंड। और आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्योंकि ये क्वेश्चंस
हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे तो गिरे ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा गिरे बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसके बारे में बहुत सारे एग्ज़ामों में जनरली पूछ लिया जाता है। तो हम इसमें अगर बात करें कि आकार के घटते क्रम में गिरोह का क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से अगर गिरेह की बात करें, तो उसके लिए जो ट्रिक होगी हमारी, वो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम, ये आपके लिए ट्रिक है, तो आप इसे याद कर लें, यानी कि 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम। 46 में 4, 6, ए, बी, पी, 5, 2, 3 इन सबको अलग-अलग करना है, ये मैंने केवल याद करने के माध्यम से एक साथ लिखा है। तो 4 पर आपको कैसे इसे अप्लाई करना है उसको देखें, तो 4 पर आता है आपका बृहस्पति, यानी बृहस्पति गिरे जो है वो सबसे बड़ा गिरे है। उसके बाद सेकंड यानी 46 में आएगा 6, शनि आता है फिर सेकंड नंबर पर, ठीक है? फिर उसके बाद अरुण, ए से अरुण, बी से वरुण, पी से पृथ्वी और 5 से आता है शुक्र। आप डे काउंट करेंगे तो आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 पर हमारा शुक्र आता है, ठीक है? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इस तरीके से आपको डे से रिलेट करके याद करना है, ठीक है? कितने पर कौन-सा गिरा आता है, उसी से फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 पर आता है मंगल और 3 पर आता है बुध। मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि जो आकार के घटते क्रम में गिरे का ट्रिक जो है वो है 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम, ठीक है? 4 पर आता है आपका बृहस्पति गिरे और 6 पर आता है शनि गिरे और ए से अरुण गिरे, बी से वरुण गिरे, पी से पृथ्वी और 5 पर आता है शुक्र गिरे और 2 पर आता है मंगल गिरे और 3 पर आता है बुध गिरे। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा और नहीं तो आप रिपीट करके देखेंगे वीडियो को तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है बढ़ती दूरी में गिरे का क्रम, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सूर्य के बाद कौन-सा गिरह आएगा, उसके बाद कौन-सा गिरह आएगा, उसके बाद कौन-सा गिरह आएगा। इसके आधार पर अगर हम देखें, तो उसकी जो ट्रिक है वो 35 पे 246 अब, यानी कि ऊपर जो टॉक टाइम की बात की गई थी 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम और इस बार जो बात की गई है कि 35 पे 246 अब, यानी कि तो ये ट्रिक है केवल याद करने की, कभी आप ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें बढ़ती दूरी के क्रम में, ठीक है? यानी कि सबसे पहला कौन-सा गिरे, फिर उसके बाद कौन-सा, फिर उसके बाद कौन-सा। ऊपर साइज़ के आधार पर बताए, अब हम दूरी के आधार पर। तो 3 पर इस ट्रिक को अप्लाई करना देखें, तो 3 पर आता है हमारा बुध, 5 पर आता है शुक्र, पी से होता है पृथ्वी, जो सेम यहाँ पर बताए थे, वो यहाँ पर बताएँ, ठीक है? 2 पर आता है मंगल और 4 पर आता है बृहस्पति, 6 पर आता है शनि, ए से अरुण, बी से वरुण, ठीक है? मैं आपको एक बार और बताता हूँ, बढ़ती दूरी में गिरे का क्रम में अगर बात करें, तो 35 पे 246 अब ये ट्रिक है, ठीक है? 3 पर आता है बुध और 5 पर आता है शुक्र, पी से आती है पृथ्वी, 2 से आता है मंगल, 4 पर आता है बृहस्पति और 6 पर आता है शनि और ए से अरुण, बी से वरुण। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा, ये दोनों गिरे की ट्रिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये देखो पेपर में आ रखा है, ठीक है? तो इसमें पेपर में ही पूछ रखा था 2024 तक, तो जनरली अभी भी इतनी है, अभी कोई बड़े नहीं है, लेकिन मैंने सेम लिख लिया था ऐसी। तो ऑप्शन ए है 21 या 25, ऑप्शन डी सी है 24 या ऑप्शन डी है 20, यानी कि प्रश्न एक बार और सुने कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 21, 25, 24 या 20। तो प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आपका आता है तो। नहीं तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि 25, यानी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं वो है 25। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। तो प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी 1930। देखो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ ये शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है। ये इसकी अगर फिक्स डेट पूछेंगे तो 12 मार्च 1930 है और जनरली जो एग्जाम में आ रखा था वो ये आ रखा था। तो कभी कभी एग्जाम में फुल डेट ही पूछ सकता है, तो आप इसका लगाएंगे 12 मार्च 1930। देखो अभी ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद में आपको और इसके जो अदर जानकारी हो सकेगी वो सब ला करके आऊँगा। आप ये फर्स्ट क्लास है तो प्लीज़ इसे कोऑपरेट करें और अपने
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब अपना हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्रश्न पांचवा है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो अगर इसकी आंसर की अगर आप बात करेंगे तो इसका आंसर होगा केरल, यानी ऑप्शन सी, यानी भारत का मसालों का बगीचा जो कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है। तो चलिए अब हम जो और भी एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में अगर इसमें बात करें तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि जनरली हो सकता है कि इसके से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है किसी और से रिलेटेड बन जाए जो इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, और ये जितने भी आपको स्लाइड में दिख रहे हैं ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है पूछे जाने की, तो इसी वजह से मैं इन सबको लेकर के आया। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें स्थान और उपनाम, स्थान और उपनाम में बात करें तो देखो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, यानी कि कानपुर का जो उपनाम है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। सेकंड, अगर जयपुर की बात करें तो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और पुडुचेरी को अगर बात करें तो पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। कश्मीर को जो जाना जाता है भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर जमशेदपुर की बात करें तो वो इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज की बात करें तो ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। मुदेर की बात करें तो ये त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख सकते हैं पुराने, उनमें आपको ये इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं से मैंने लिए हैं ये जितने भी प्रीवियस हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमृतसर स्वर्ण मंदिरों का शहर, यहाँ पर शहर थोड़ा लिखने टाइप में मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए, यहाँ पर शहर आएगा। ठीक है, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ आपको कि अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, ये शहर है। ठीक है, और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसमें है कि प्रश्न है जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1947, ऑप्शन बी दे रखा है 1948, ऑप्शन सी दे रखा है 1950 और ऑप्शन डी दे रखा है 1952। ठीक है, तो आप इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। नहीं जानते हैं तो आपके लिए आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी 1950 में जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। अगर इसकी हम पूरी डेट की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। ठीक है, इसे राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान की आपातकाल के प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के प्रावधान की बात कही गई है। तो जिसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ अभी आपको क्वेश्चंस को, जिसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के प्रावधान की बात की गई है, यह है इस क्वेश्चन का मतलब। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए 352, ऑप्शन अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी में दे रखा है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी में दे रखा है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी में दे रखा है अनुच्छेद 368। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। तो चलिए अब हम
तो चलिए अब हम अनुच्छेद 352 को देखें, तो इसमें आपात की उद्घोषणा की बात की गई है। सेकंड, अगर हम बात करें अनुच्छेद 356, तो इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात की गई है, जिसे कि आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात की गई है। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, बताऊँ, अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा की बात की गई है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात की गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात की गई है। आई थिंक आप समझे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन ए है इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है इसका बिहार और ऑप्शन डी है इसका महाराष्ट्र। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जानते हैं तो। तो इसका जवाब, अगर जवाब की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर होगा राजस्थान। अगर इसकी बात करें कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में के नागौर जिले में, राजस्थान का एक नागौर जिला है, उसमें पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और राज्य का जिला कौन सा था? अगर जिले की बात की जाए तो जिला होगा नागौर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसमें ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा गया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ये 6 जुलाई 1944 की बात है कि 6 जुलाई 1944 को रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। आई थिंक आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कभी कभी डेट पूछ ले कि, तो उसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो उसकी डेट जो है वो 6 जुलाई 1944 है। यानी कि 6 जुलाई 1944 को रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है वीडी जत्ती। तो प्लीज इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा होगा डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो डॉक्टर राधाकृष्णन होगा। यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जिसमें है कि हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि दुग्ध उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से या औद्योगिक विकास से या ऊर्जा उत्पादन से। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर होगा हमारा गेहूं उत्पादन से। यानी हरित क्रांति का जो संबंध था वो गेहूं उत्पादन से था। चलिए अब हम हरित क्रांति या इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए अब हम ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पहले की बात करें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है वी कुरियन साहब। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक, यानी भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो वी कुरियन है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज के जनक जो है बलवंत राय मेहता है। भारतीय क्रांति की जननी जो है वो भीकाजी कामा है। ये अगर पांचों ही इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, अगर इन सब में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये है कि भारतीय क्रांति की जननी कौन है, तो भीकाजी कामा है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई वोरलॉग हैं, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन साहब हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता हैं। भारतीय क्रांति की जननी जो है भीकाजी कामा है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन ई वोरलॉग है, ठीक है। आई थिंक आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि
प्रश्न है 12वां कि तांबे की खोज सबसे पहले किस सभ्यता में हुई थी? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से देखो क्वेश्चंस करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि हम केवल जैसे मान लीजिए कि तांबे की खोज सबसे पहले किस सभ्यता में हुई, तो हमें डायरेक्ट आंसर पता है, तो हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ठीक है। सेकंड होता है कि हम अपना ऑप्शंस के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, कि कौन-सा ऑप्शन हो सकता है, कौन-सा नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमारा तरीका होगा कि आप रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन-सा नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो ये कि कौन-सा हो सकता है और एक ये कि कौन-सा नहीं हो सकता, और एक तरीका होता है जो आपको 100% याद होता है कि हाँ, ये तो इसके यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसके आंसर की बात करें, तो तांबे की खोज सबसे पहले किस सभ्यता में हुई? इसका ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन सी है महाजनपद काल, ठीक है, और ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए अब हम अपना 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, इसके बारे में बताएं। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है चंद्र भानु गुप्त, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो आप देखो कुछ सवाल जो है ऑप्शंस के माध्यम से भी कठिन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, या कुछ सवाल ऑप्शंस के माध्यम से सरल किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। आप इसके बारे में आई थिंक जानते होंगे। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो इसका प्लीज कमेंट में जवाब दें। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले ही एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, उसमें मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट उपनाम थे शहरों के वो सब मैंने बताए, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं, कानपुर आपको मिलेगा आई थिंक, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इसका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में अगर कहेंगे कि अब मैप के थ्रू भी, तो मैं मैप के थ्रू भी मैप भी लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब में मैप के माध्यम से और जितनी भी ट्रिक हो सकेंगी वो सब लेकर के आऊँगा। लेकिन आपको यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएँ कितने राज्यों से लगती हैं? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर इसके जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन ए 8 इसका आंसर होगा। अब कौन-कौन से राज्यों से लगता है उत्तर प्रदेश? तो देखो उत्तर प्रदेश जो है सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है। आई थिंक आपको गिन ले सकते हैं, 8 हो गए होंगे ये। मैं एक बार और बताता हूँ। उत्तराखंड की सीमाएँ जो हैं वो उत्तराखंड से लग उत्तर प्रदेश की सीमाएँ जो हैं वो उत्तराखंड से लगती हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लगती हैं, दिल्ली से लगती हैं, राजस्थान से लगती हैं, मध्य प्रदेश से लगती हैं, छत्तीसगढ़ से लगती हैं और बिहार से लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जितने भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आएंगे उन्हें मैप के थ्रू समझाएंगे। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, ठीक है। राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो देखो अगर आपको रूल ऑफ रिजेक्शन की तरह करना है ना, तो देखो जनरली अधिकांश बच्चे जानते ही हैं कि ऑप्शन जो होगा ना, आंसर जो होगा वो इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। जो कुछ बच्चे नए हो सकते हैं उनके लिए मैं अभी बताऊंगा। तो देखो आप रूल ऑफ रिजेक्शन से भी कर सकते हैं। तो रूल ऑफ रिजेक्शन से आपको ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे और ऊपर ये बीच बीच के बचेंगे, यानी कि बी और सी ऑप्शन बचेगा, ठीक है। हालांकि इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि हिंदी। अब इसके साथ साथ बात करें कि उत्तर प्रदेश की शहर राजकीय भाषा कौन सी है, तो शहर भाषा जो है ना उत्तर प्रदेश की वो उर्दू है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप समझें कि जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है वो है उर्दू, यानी शहर भाषा जो है उर्दू है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसकी ऑप्शन है ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका ऑप्शन आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि असम। अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये
असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी स्लाइड में आपको मिलेगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सौराष्ट्र किसे कहा जाता है? ठीक है, जो उस स्लाइड में बच गए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो यहाँ पर होंगे वो स्लाइड में नहीं होंगे जनरली, क्योंकि डबल डबल जगह करेंगे तो इससे आपके ऊपर बर्डन बनेगा। और आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम पहला ये 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सौराष्ट्र, भारत का सौराष्ट्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा गुजरात, यानी कि भारत का जो सौराष्ट्र है वो गुजरात को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां हमारे लिए प्रश्न है कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है बुलर झील, ऑप्शन सी है सांबर झील और ऑप्शन डी है डल झील। यहाँ पर दल लिखा है, देखो कुछ मैंने एग्जाम में देखा जिसमें झील लिख करके आया हुआ है और कुछ में डल झील लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस चीज से परेशान ना हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर की अगर आप बात करें तो इसका आंसर होगा चिल्का झील, यानी कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका आंसर है चिल्का झील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 8 मार्च। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 5 जून होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने कुछ जो प्रसिद्ध जो एग्जाम में आ रखे हैं दिवस उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम अपने महत्वपूर्ण दिवस की बात करें। ये सब वो हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं। 12 मई को विश्व नर्स दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 23 जून को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय बाला फेंक दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैंने ये जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे 10-12 वो सब आपके लिए निकाया। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है ये आपके लिए है, प्लीज इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। और वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में भी बताएंगे। हमारा प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। और ये पहली क्लास है तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा वॉइस में कुछ मिसमैच लग रहा हो या वॉइस में कोई दिक्कत आ रही हो तो कोऑपरेट करें। और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं और आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं उसके बारे में बताएं। ये हम अपना 20 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखेंगे, जैसे कि आपको आज 20 प्रश्न कराए गए और उनसे रिलेटेड भी जानकारी दी गई और नेक्स्ट वीडियो में इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आप आकर के जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और कैसी लगी क्लास इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। किस टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो वो भी बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।